नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी की स्पीच की एक खासियत होती है कि जब वो बोलते हैं तो अपने सारी अगली पिछली इंडिकेशन दे देते हैं कि क्या करने वाले हैं। और अपोजिशन के पूरे खेमे में एक ऐसी हड़कम है क्योंकि मोदी जी ने कुछ इंडिकेशन दे दिए कि आगे होने वाला क्या है। अब इसके ऊपर बात करेंगे वही मंजरी जी की ओ मोदी जी की मंजरी जी, जिन्होंने अभी अभी अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है, नाम दे दिया प्लीज गो सब्सक्राइब एंड स्टार्ट वॉचिंग ऑल योर फेवरेट वीडियोस विद हर। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। ये मोदी जी ने बिहार जीतने के बाद ये कौन सा रूप धारण कर लिया है कि अब वो एक एक करके सारी चीजों को जो वजह बोलते थे लोग कब होगा कैसे होगा, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, क्या इंडिकेशन आ गया? देखिए, ये इंडिकेशन वो बहुत पहले दे चुके थे कि ये जो कार्यकाल उनका है थर्ड टर्म, इसमें वो कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। अब जो इन्होंने पहला अभी दिया है कल अपने भाषण में, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे दिया। 29 जुलाई 2020 को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई थी। लेकिन लोगों को पढ़ाने के लिए देखिए ये ह्यूमन इंटरफेस है। आपने लॉ बना दिया ये एक बात है, पर पढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है और ट्रेनिंग के लिए आपको समय लगता है। और आपने अगर अभी तक जो एक अभी ताज मूवी आई है, मैं लोगों से कहूंगी जरूर देखें। तो उसमें क्या है, अगर आपने एक बार बचपन में याद कर लिया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, अब वो राजा मानसिंह के पूर्वजों ने बनाया था, ये याद करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि दोनों इन्फो आपके अंदर क्लैश करेंगी। और पढ़ाते-पढ़ाते पे कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। तो एक ही तरह की एजुकेशन चली जा रही थी जिसमें मुगलों को हाइलाइट किया जा रहा था। हुमायूँ का बेटा, बाबर का बेटा ये सब तो आपको याद था, पर श्री राम की वंशावली आपको नहीं याद थी। आपको चंद्रगुप्त की वंशावली नहीं याद थी। तो एक आमूल-चूल परिवर्तन करना था। जो ब्रिटिश एजुकेशन मैकॉले का जो जिसका नाम मोदी जी ने भी लिया कि मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको खत्म करना है ताकि हम मानसिक गुलामी से आजाद रह सकें। अब जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी, सो कॉल्ड स्वतंत्रता, तब तक हमारे यहाँ एक गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात थी कि उसने कभी भारत को इस गुलामी की मानसिकता में नहीं जाने दिया। वो आत्मा इस तरीके से जागृत करते थे कि हम स्वतंत्र ईश्वर के विधि विधान में रह करके वैसे काम करते थे। जब हमको ये सो कॉल्ड आजादी मिली तो नेहरू जी सर्वे सर्वा हो गए और उन्होंने जो गुरुकुल के ऊपर क्रैक डाउन किया दैट वाज मैसिव। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, मुसलमान नहीं कर पाए, वो हमारे इस मैकाले पुत्र मैकॉले नंदन ने कर दिया। गुरुकुल पूरा खत्म कर दिया और इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरीके से लागू कर दिया। एक मीटिंग का इनके रेफरेंस आता है जब ये भाई साहब फ्रांस के कुछ लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ब्यूटीफुल एंड इंडियन कल्चर इज ब्यूटीफुल। तो कहते हैं आप जो हमारे प्लेबॉय मैगजीन के कवर बॉय हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि आप उस चीज की तारीफ करें जिसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। उनका एक ब्रह्म वाक्य था कि भारत में स्वतंत्रता से पहले सुई भी नहीं बनती थी। अब इसको एस्टैब्लिश करना भी तो उनका धर्म था, तो सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी गई। एमआरओ जो आज मोदी जी आज लगा रहे हैं वो तो एक नेचुरल फॉर्म के तौर पे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में हो गया जब आप जो है दुनिया भर के शिप्स और एयरप्लेन्स रिपेयर करते थे। तो नेहरू की जो गलतियां थी उसको आज तक हम भुगत रहे हैं और मोदी जी उन गलतियों को सुधारने के लिए विवश है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको आपके तत्व पे बाहर लाती है। जब आप कितने भी टूट फूट गए हों, आपको दोबारा जो है आत्मबल देती है। ये नहीं है कि आपको किसी तरह की हानि हो गई जो ये आप ब्रिटिश सिस्टम में देखते हैं कि जब फिजिकल चीजें घर बंगला गाड़ी खत्म हो जाता है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और इस तरीके से उन लोगों को कोई मार्ग नहीं सूझता। हमारे गुरुकुल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फर्स्ट स्टेप टू गुरुकुल। हमारे गुरुकुल का जो सिस्टम था वो क्या करते थे, जो कुशा है जिसे एक तरह की घास होती है उसके ऊपर कपड़ा डाल के या बिना कपड़ा डाले वो सोना सिखाते हैं। अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो वो एक कुशा तो बची रहेगी। और जब आप 30 साल के हैं 50 साल के हैं, आप उषा पे वापस जाते हैं ना तो आपकी मेमोरी जो ब्रेन थ्रो करता है वो गुरुकुल की करता है, जहां से आपने जीरो से स्टार्ट किया था, फिर से सीखा था, फिर से खुद को बनाया था। तो एक आउट ऑफ बॉक्स कि आपको घर से दूर कर दिया गया एक नई जगह पर, जहां पे आपकी सारी सुख सुविधाएं
छीन ली गई, आपको कुशा के ऊपर सोना पड़ा और वहां से आपने अपना निर्माण किया, यहाँ तक पहुंचे थे। दोबारा भी कोशिश करोगे, अपनी सफलता को हासिल कर लोगे। ये जो एक चीज थी, सब कुछ नष्ट होने के बाद अपने आप को पुनः निर्माण करने की, उस सफलता को, खोई हुई चीज को, खोए हुए राज्य को दोबारा हासिल करने की जो एक जिजीविषा थी, गुरुकुल उसको स्टैब्लिश करता था। कभी कभी जैसे आप कह लीजिए राणा प्रताप, राणा सांगा, महाराज मानसिंह, बहुत सारे हिंदू, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे हिंदू राजा हुए, रानियां हुई, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया, परंतु उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वो इस चीज को अपनी आत्मा पे बोझ लेकर के नहीं गए, उन्होंने लड़ते लड़ते प्राण दिए या उस लड़ाई को जारी रखा। डिप्रेशन जैसी चीज नहीं होती थी हमारे यहाँ, ये जो एक मॉडर्न बीमारी है वेस्ट से आई है और जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते, हमारी परवरिश इस तरीके से होती थी कि हम आपदा में अवसर देख लेते थे। और ये चीज मोदी जी की आप देखिए, गुरुकुल सिस्टम से उस तरीके से आरएसएस से जुड़े हैं, आपदा में अवसर उनकी एक मेजर क्वालिटी है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही है कि हम कभी डिप्रेशन में होते नहीं थे, हाँ, दूसरों को डाल जरूर देते थे। देते थे। तो ये अब मोदी जी वही भारतीय परंपरा को स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं होता कि आप सीधे उठा के गुरुकुल खोल दें और गुरुकुल को भारत स्वीकार कर ले, नहीं, ट्रांजिशन का वक्त दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर लॉन्ग टर्म परिवर्तन आपको करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो पहले आपको हिंदू राजा, हिंदू पद्धति, ये सब सिखाया जाएगा। और इतने से का परिवर्तन ये देख लीजिए कि आजकल की जो जेनजी है वो भजन जाने लगी। ठीक है, उनका भजन भी रॉक शो की तरीके से होता है, वो पुरानी तरीके से भगवान की मूर्ति के आगे ढोलक लेकर के नहीं बैठते हैं, वो उसमें भी अपने सारे बैंड्स यूज करते हैं। पर हाँ, अब वो जेनजी आपको एक भजन कॉन्सर्ट में आपको मिलती है, खुश होती हुई, नाचती गाती हुई आपको मिल रही है, जिसने कल्चर को एक्सेप्ट किया है अपने टर्म पे, जिसने त्योहार को मनाना शुरू किया है अपने तरीके से, और ये स्वतंत्रता उनकी है। तो वो उस जेनजी, जब इनके यहाँ इनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी देंगे, अभी जो बच्चे हैं वो आएंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक स्वतः विकास होगा गुरुकुल सिस्टम की तरफ, और ये स्वतः विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। 5 साल उन्होंने दिए भाई, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, एग्जैक्टली शुरुआत तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2014 के बाद हो गई थी, जब स्मृति ईरानी को बनाया गया था। आईआईटी के प्रिंसिपल्स ने, जेएनयू के वीसी ने, सबने बड़ा विरोध किया था, लेकिन एक जो प्रयास था वो जारी रहा। सत्य की बहस की, लोगों ने मजाक उड़ाया कि हुई कि आपने जो है एनसीईआरटी का एक पेज भी नहीं बदला, एक लाइन भी नहीं बदली। धीरे धीरे करके ये पॉलिसी सब बनाते गए, बनाने के बाद इसको 2020 में इम्प्लीमेंट किया, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हुई, और अब जो मोदी जी का भाषण है उससे ये पता लग रहा है कि अब इसको पूरे जोर शोर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां टीचर्स नहीं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके साथ नहीं मिलके चल रहे, वहां पे एआई का प्रयोग किया जाएगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का प्रयोग किया जाएगा। मतलब अगर ये लोग सोचें कि टीचर्स यूनियन बना करके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रोक पाएंगे, तो उसका तोड़ भी निकाल करके वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर और वो सब, अब क्या है, एक जो परिपाटी ब्रिटिश सिस्टम में हर साल नई किताब आएगी, नई कॉपियां आएंगी, ये सब अब देखिएगा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म एग्जाम सिस्टम आएगा, तो आप जो 2-2 लाख रुपए सालाना की फीस देके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए सालाना की फीस देके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और चूंकि ये सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगे, तो अगर कोई मतलब किसी के पास दिक्कत है, वो स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता, तो वो अपनी एजुकेशन कर्टेल नहीं करेगा। तो जो एक सिस्टम बना दिया गया था कि अगर 8 लाख रुपए सालाना नहीं खर्च कर सकते तो आपके पास स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है, वो खत्म किया जाएगा। प्लस हमारे यहाँ पहले क्या होता था, लोगों को काबिल बनाया जाता था, तो काबिल बनाने के लिए क्या, साथ में कारपेंट्री, ये सब चीजें आर्ट सिखाई जाती थी कि आपकी जो जीवन है वो आत्मपरक हो, ईश्वरनिष्ठ हो। दूसरा, आपके पास व्यवसाय, कमाने खाने के लिए कोई एक साधन रहे।
तो वो आपको शिक्षा भी दी जाएगी ताकि आप अपनी आजीविका, अब वो एक ये चीजें देखिए, करंट सिस्टम में छठी पास है तो भी मैकडॉनल्ड में पोछा लगा सकता है, और 12th पास है तो भी मैकडॉनल्ड में पोछा लगा सकता है, और अगर उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप छठी पास है या पोस्ट ग्रेड है, आपकी ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ आपके नॉलेज में, आपके नॉलेज सिस्टम में, किसी चीज में कि आप बड़ा विकास हो गया हो इतने साल पढ़ने के बाद और आप कुछ क्वालिटी कंटेंट बन गया हो। अब इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा कि हर बच्चे के पास एक हुनर। हम क्या देखते हैं, भाई ठीक है कम पढ़ा लिखा है लेकिन एक ग्वाला अच्छा कमा रहा है, चाहे उस भैंस का दूध बेच के या गाय का दूध बेच करके, अगर कम पढ़ा लिखा है, एक फिशरमैन है, मछुआरा है, वो अच्छा कमा ले रहा है। तो अभी नए एजुकेशन सिस्टम, पुराने एजुकेशन सिस्टम में, मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम में इनको हीन भावना से, खराब दृष्टि से देखते थे। अभी नए एजुकेशन सिस्टम में क्या आ गया है, इसको जो है अच्छी तरीके से ये गुण माना जाएगा कि आपने जितना भी पढ़ा किया, आप 5वीं पास हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन का ये जो सिस्टम चल रहा था वो था कमाई, तो कमाई तो आप करो ना। 5th क्लास पास करके क्या आप 5वीं पास है, एक मजाक की तरीके से उड़ाया गया था, उसके पीछे समझिए। तो आप अगर 5वीं पास हैं और आप अपना एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, गौशाला का, मछुआरे का, किसान हैं, आपके मसालों का बिजनेस है, आप अच्छा टेलर हैं, तो क्या बुराई है? रादर देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो करके कहीं चपरासी की नौकरी के लिए सरकार जातिवादी कार्ड चला रहे हो, मतलब इतनी गुलामी आ गई है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एक पियोन की नौकरी के लिए। उससे तो अच्छा है कि आप जो है कोई भी, जैसे बहुत सबसे ज्यादा बदनाम किया था इन्होंने चमारों को। अब आप ये देखिए कि बाटा की शू कंपनी में जाने के बाद आपको वहां चमार, बाटा के ओनर्स चमार है ऐसा तो एहसास नहीं होता, राइट? वो एक एंटरप्रेन्योर है और अच्छा कमाता है, जो प्योर लेदर के शूज हैं, इटालियन हैंडमेड लेदर शूज, आप देखो 50-50 हजार के बिकते हैं। हमारे यहाँ ये पूरी इंडस्ट्री थी, ऑर्गेनिक थी, उसको खत्म कर दिया। अब आप बीफ काफ लेदर के हैंडमेड शूज जो है इंपोर्ट करते हैं और शान से पहनते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत खत्म कर देंगे, कास्टिज्म, कास्ट रिजर्वेशन, और एक जो इंसान की एक कोर होती है कि मैं अपने बलबूते पर कमा भी सकता हूँ, बड़ा इंसान भी बन सकता हूँ, और जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा भी कर सकता हूँ। इस अगर कोई भी एजुकेशन सिस्टम इस चीज को इंसान में नहीं प्लांट कर पाया कि मैं सच्चाई से, ईमानदारी से कमा सकता हूँ, तो फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या? और उसी चीज को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मैकॉले सिस्टम था वो चोरी डकैती, आप मैकॉले सिस्टम से पढ़े हुए अक्सर लोगों को देख, किसी को धोखा देने में उनको शर्म नहीं आती, स्मार्टनेस नजर आती है, ठीक है? तो मॉरल वैल्यूज भी गई, आपका इंटरनल डिसइंटीग्रेशन हो गया, आपकी एक डिप्रेशन का वो आ गया, और आप में एक घमंड तो आया पर आप में कोई क्वालिटेटिव एनहांसमेंट नहीं हुआ। इस सिस्टम को बदल करके दूसरी तरफ ले जा रहे। अब इसका एक एंगल, अब अभी अब ये बोल रही है कि कांग्रेस वाले सारे उसी सिस्टम से पड़े हुए हैं तभी उनको कोई शर्म नहीं आती। बट मधुरी जी, मैं आपकी बातों से डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मोदी जी ने बल्ले बल्ले कर दी, दिल्ली मोदी जी के कंट्रोल में है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन भी बोल सकते हैं। मैं आपको नई एजुकेशन पॉलिसी का एक थोड़ा सा उदाहरण दिखाता हूँ। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का नो नो नो, आप देख लीजिए। उर्दू में तर्जुमा, अल्लाह के सिवा अब ये मैं और दिखाना नहीं चाहता, मैं ये और दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये गंदी बातें जिससे गंदगी फैले वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली के स्कूल में ये आज भी पढ़ाया जा रहा है जब वहां पे डबल या ट्रिपल सरकार है। तो नई एजुकेशन सिस्टम क्या बोलने के लिए सनातन है, और ये बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा रहा है? नर्सरी की क्लासेस में। वो पुरानी वाला ने किया या अभी किया वो मैटर नहीं है,
ये अभी भी हो रहा है, इसलिए दिखा रहा हूं। जी। और ये मोदी जी को पता है इसी चीज को खत्म करना है, क्योंकि लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता दे दी गई और उन्होंने, आप इसको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का केस मैं बताती हूँ। वहां पर जो ग्रामीण विद्यालय हैं, जो सेंटर के अधीन आते हैं, स्टेट के अधीन आते हैं, उनको मदरसा की तरीके से रजिस्टर कर दिया गया था। वहां पे सारी इस्लामिक पढ़ाई हो रही थी और वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड में साथ में जो है उनके लोग लगे हुए थे। तो ये जो चीज है, ये आप ये कह लीजिए कि पुरानी सरकारों ने प्रमोट की थी। अब आपको वो एक डायलॉग कश्मीर फाइल्स का याद रखिए, सरकार उनकी तो क्या है, तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। और सिस्टम बदलने के लिए आपको लोगों को बदलना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़ते हैं, आपको न्यू अपॉइंटमेंट करने पड़ते हैं। और हर एक के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं होता। जिस टीचर ने करा उसके खिलाफ आपके पास सबूत है। प्रिंसिपल को आप केवल वार्निंग दे सकते हैं। अगली टीचर आई, उसको उसने कहा कि यही पढ़ाना होगा, वो भी अपनी नौकरी के लिए। देखिए, हम लोग बड़े नौकरी ओरिएंटेड है, हमको अपने पैसे से बड़ा मतलब होता है, तो कोई उनसे लड़ता नहीं है उस प्रिंसिपल से। वो भी यही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना शुरू कर देता है। तो जब आप फिर समय के साथ प्रिंसिपल के ऊपर कोई ग्राफ्ट केस निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, उसमें समय लगता है। फिर प्रिंसिपल हटता है, तब लोगों को वार्निंग देते हैं, तब तक ये टीचर मैडम ट्रेन हो चुकी होती है या इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो लोगों को टैकल करके ये सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा नहीं कि मोदी जी ने 2020 से ये नई एजुकेशन पॉलिसी रखी हुई है और लोग नहीं बदल रहे, ठीक है। और इनको आप अगर ये आपका वोटर है, लोकतंत्र में आपकी लिमिटेशन क्या है, ये लोग आपके वोटर है। आप मास निकाल दीजिए, आप इलेक्शन हार जाएंगे, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको सारी चीजें देखनी है। लोकतंत्र में जो नेता होता है और वो पॉजिटिव परिवर्तन चाहता है, जिसमें लोगों को अपनी मानसिकता भी बदलनी होती है, ये एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होता है। आसानी से एक समय में एक लात में आप नहीं चढ़ सकते। हर इंसान को कभी इंसेंटिवाइज करके, कभी पनिशमेंट का डर दिखा के, कैसे भी आपको सिस्टमैटिक रूप से बदलना होता है और उसमें टाइम लगता है। फिर आप ये नहीं कह सकते 11 साल से मोदी सरकार चल रही है तो ये क्यों हो रहा है। क्यों? लोग बदलना नहीं चाहते। और जिनका प्रॉफिट है भाई, उस स्कूल का प्रिंसिपल एक मुस्लिम ही होगा और Of course. उसको बदल, ऑफ कोर्स, तो उसको हटा करके नया प्रिंसिपल ला करके एक एक स्कूल का सिस्टम बदलना ये आसान काम नहीं। आपने एक कोई स्कूल, हर एक स्कूल में जाकर के आप नजर रख लें, अगर इतना अच्छा एजुकेशन बोर्ड होता तो ये पढ़ाई शुरू ही नहीं होती। आप समझिए, एजुकेशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, ऐसा थोड़ी उनको नहीं पता है। उनको तो रेगुलर इंस्पेक्शन में जाना होता है, तो उनको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन होगा कि इस चीज को लागू करो और उसको होने दो। अब जो नई ये सरकार केजरीवाल आई, ये केजरीवाल के टाइम पर इम्प्लीमेंट किया गया था, वो अभी भी कंटिन्यूड है। तभी मैंने नोटिस पे लेके आया हूँ कि कोई ना ममता कोई। जी को कितने दिन हाँ, हुए हैं आए हुए, और उनके पास सबसे बड़ा काम क्या था? यमुना की सफाई करके छठ पूजा का इंतजाम, राइट। ये उनका फर्स्ट टारगेट था। साथ में सेकंड टारगेट उनका चल रहा था कि दिल्ली में जितनी भी इलीगल बांग्लादेशी बस्तियां, उनको हटवाएं। एजुकेशन का नंबर आएगा, आ चुका है, काम शुरू हो चुका है, तभी आपके सामने ये वीडियो आया है कि yes, नेक्स्ट तभी नंबर इसका है। तभी मैंने दिखाया भी है, सो दैट समबडी टेक्स द नोटिस ऑफ दिस थिंग्स कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए। यस, एजुकेशन पॉलिसी आपने अनाउंस कर दी और होगी भी, बट ये चीजें बदतमीजियां जो इस हिंदुस्तान में चल रही है, सोच के देखिए। सनातन की पढ़ाई, महाभारत रामायण पढ़ाई जाए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, सोच के देखिए। वो काम हो रहा है भारत के अंदर कि यहाँ पर रामायण महाभारत नहीं पढ़ाई जा रही। और आपने देखा होगा केबीसी के अंदर एक बदतमीज बच्चा आया था जो बहुत बदतमीजी से आंसर दे रहा था अमिताभ बच्चन को, और रामायण के क्वेश्चन पे हार गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रामायण का पहला अध्याय क्या होता है। तो ये चीज है भारत के अंदर हो रही है, लेकिन यहाँ ये गंदगी वाला जो सारा इस्लाम का है ये पढ़ाया जा रहा है ताकि गंदगी फैले भारत में। यस, ये चेंज होना चाहिए, होगा भी। यस, अब कंटिन्यू करते हैं कि एक तो हो गया कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, लेकिन कुछ और भी इंडिकेशन दिए हैं मोदी जी ने कि जो कॉलोनियल सिस्टम है, माइंडसेट है, उसको चेंज करना है। वो चेंज कैसे होगा जब पहले 5 जो हमारे एजुकेशन मंत्री थे वो जानबूझकर
मोहम्मद नेहरू ने रखे मुसलमान, ताकि हमें मुसलमानियत पढ़ाई जाए, हमें पाकिस्तानियत पढ़ाई जाए, और हिंदुस्तानियत को मार दिया गया हमारे दिलों में से, सनातन को भी दिलों से निकाल दिया। अब ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, जो पहले भी था, उसके बाद मोहम्मद नेहरू ने कंटिन्यू रखा, आज तक कंटिन्यू है, वो कैसे निकलेगा? अब जब यहाँ पर सरस्वती वंदना कराना शुरू कर देंगे, हमारे बचपन में देखिए हर स्कूल में सरस्वती पूजा होती थी और वो एक मेजर इवेंट होता था, अब नहीं होता। धीरे धीरे उन्होंने खत्म किया, धीरे धीरे आपको शुरू करना होगा। धीरे धीरे आपको जो है राणा प्रताप वगैरह के ऊपर मूवीज बनेगी। देखिए मूवीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो अच्छी मूवीज बनेगी। जो अभी क्या होता है, जब कुछ एक्टर्स बनाते हैं पृथ्वीराज चौहान पे, तो उसमें जो है बड़ी अजीब तरीके से सेक्स वगैरह दिखाते हैं, बड़ी अजीब तरीके से उसको महिमा मंडित करने की बजाय, जैसे बाजीराव पे बनी थी, बाजीराव मस्तानी पे, उनमें बाजीराव का शौर्य तो मिसिंग था, मस्तानी के साथ लव स्टोरी पे ध्यान था। तो जब प्योर एक, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पे मूवी बनाई थी कंगना रनौत ने, तो वो एक टेम्परामेंट सेट करती है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा ये टेम्परामेंट सेट होने लगेगा और नए सिरे से आप इन सब चीजों को बनते हुए देखेंगे और लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। जेंजी आपकी भजन मंडली में जा रही है, वो अब त्योहार सुंदर तरह से मना रही है, तो माहौल बदल रहा है, लेकिन सुधार होने में समय लगेगा क्योंकि ये मानव मात्र है। आज भी लोगों से आप जाके पूछिए ताजमहल किसने बनवाया था, तो पलट के आंसर आएगा शाहजहां। ये आपकी एजुकेशन, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का कमाल है। अब आपको नए पहले टीचर ट्रेन करने पड़ेंगे, राजा मानसिंह के पूर्वज ने बनाया था और महाराज जयसिंह ने बनवाया था। ये ज्योतिर्लिंग था, नागेश्वर मंदिर था और राजमहल के बीच में बना था। यमुना ने इसको 8वां अजूबा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी फाउंडेशन फ्लोटिंग है। यमुना में कितनी भी बाढ़ आ जाए ताजमहल में पानी नहीं घुसता। जामुन की लकड़ी के ऊपर इसकी नींव रखी गई है, इसलिए ये अजूबा है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, कोई इश्क की दास्तान नहीं है। और कब्र को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी जो उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ती हैं। तो आपको सारी चीजें, और एक इंसान की 2-2 कब्र, सुभान अल्लाह। तो ये चीजें, ये कौन सा गंदा नाम ले लिया आपने मंजरी जी, वो भी लाइव हमारे रिकॉर्डिंग के ऊपर। प्लीज इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, कहीं वीडियो में गंदगी डाल दी आपने गंदगी डाल दी आज इस वीडियो के अंदर ही। चलिए, इसके अलावा आपको लगता है कि जो मोदी जी हैं, जैसे बिहार की इलेक्शन अभी जीते हैं, उसके बाद हमने एक जोश देखा कि जो जाति का कार्ड था ऑपोजिशन का, वो खत्म हुआ कि जीत के बाद हमने भूल गए उस जाति के कार्ड को, वो बाद में पता लगेगा। जाति के कार्ड को क्या बिहार ने ठुकरा दिया है या कुछ और खेला हुआ है? क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया इसके ऊपर कि आपकी जो जीत है उसकी परसेंटेज तो 0.5% से भी ज्यादा नहीं है। तो ये जो आज आपने मुसलमान के वोट को डिवाइड कर दिया, कुछ तेजस्वी को मिल गए, कुछ ओवैसी ले गया, कुछ कांग्रेस ले गई, उसके कारण आपकी जीत आ गई। बट क्या लगता है आपको कि जो ये जाति का कार्ड है, ये इतनी जल्दी से ये छूट जाएगा या एजुकेशन जो पॉलिसी नहीं आएगी उससे ये चेंज होगा? जी देखिए, सबसे पहले जो मुसलमान वोट की बात कर लें, 2014 में रेलेवेंट हो गया था, ये साबित हो गया, ठीक। सेकेंडली, शुरुआत हुई थी योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु से, महंत वैद्यनाथ ने से। उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते तो उन्होंने कहा था अगर किसी मुसलमान ने मुझे वोट दिया तो मैं बैलेट बॉक्स धो दूंगा, चाहिए नहीं। वो पहले थे जिन्होंने मंच से हुंकार भर के कहा था मैं मुस्लिम वोट चाहता ही नहीं जीत के लिए। तो अब मुस्लिम परस्ती की बात तो चली गई। सेकेंडली, आप ये कह रहे हैं जाति कार्ड भी 2014 में खत्म हो गया था, जब मोदी जैसा नेता प्रखरता से खड़ा हुआ और सारे अमीर गरीब जात बिरादरी सब छोड़ करके सबने मोदी को वोट दिया। सवर्णों ने वोट दिया, किसी ने नहीं देखा, वो भी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और मोदी जी ने अपनी पूरी इस जर्नी में एक चीज साबित की, आपको हार्वर्ड पास होने की जरूरत नहीं है, अर्थशास्त्र एक अलग चीज है। और हार्वर्ड पास जितने भी अर्थशास्त्री हैं, देख लो अमेरिका का क्या हाल है, $37 ट्रिलियन के कर्जे में बैठा है। दैट इज मेजर प्रैक्टिकल लाइफ टाइम एग्जाम्पल ऑफ हार्वर्ड पास ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन। ओके, ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। अब आ जाइए भारत में, उस अमेरिका को सरवाइव करने के लिए इस भारत की जरूरत पड़ी और मोदी जी बिल्कुल एकदम किसी साधारण सी यूनिवर्सिटी से
पढ़े हुए हैं और उन्होंने मतलब एक प्राइवेट एजुकेशन लिए, मतलब रोज जाकर के उनके पास टाइम नहीं था कि क्लासेस अटेंड करें, किताब पढ़ी, एग्जाम दिया, पास हो गए, राइट। उस इंसान तो मतलब प्रत्युत्पन्न मति जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस नॉलेज है उससे दुनिया चलती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दुनिया नहीं चला रहा, पहली चीज। सेकेंडली, जाति के जितने कार्ड में ये सब चला रहे थे, इनके पास विकास का, सुरक्षा का कोई मॉडल नहीं था, तो लोग जाति देख करके वोट देते थे। कुछ कूड़ मगज आज भी जाति देख करके वोट देते हैं, खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन आपने एक मेजर चंक को ये बताया कि भाई तुम्हारा विकास मोदी के साथ है, तुम्हारी सुरक्षा मोदी के साथ है, तुम्हारे घर में महिलाओं की सुख सुविधा सब कुछ मोदी के साथ है, अब तुम जंगल राज के लिए वोट दोगे क्या? आपने ये चीज जैसे ही स्टैब्लिश की, जाति तो इररेलेवेंट हो जाती है ना। आपने उस चीज को ब्यूटीफुली इररेलेवेंट कर दिया। अब मेजॉरिटी आपके साथ है, वो आप चाहे 0.5 कहिए, 0.05 कहिए। बिहारी को जब तमिलनाडु से निकाला गया, बिहारी को जब पंजाब से निकाला गया, बिहारियों को जब कश्मीर में गोली मारी, उस समय ये परिवर्तन आ चुका था कि मैं अपने प्रदेश का विकास करूंगा और वहां सुख से, सुरक्षा से रह करके अपना कमाऊंगा, खाऊंगा और अपनी संतान को आगे बढ़ाऊंगा। जब एक बिहार से लड़की जाती है दिल्ली में पढ़ने के लिए और जेएनयू टाइप मेंटालिटी लेके घर वापस आती है, आपको नहीं पता उसके घर में कितनी मर्मांतक पीड़ा होती है। और बिहार इस चीज को बहुत सालों से बदलने की कोशिश कर रहा था। मोदी जी ने आपकी खुल के सामने आकर के बिहार को वो दिशा दी है, इसके कारण बिहार परिवर्तित हो गया है। जाति कार्ड अब पुराना कार्ड हो गया, अब इनको इसके ऊपर कोई ना वोट मिलेगा ना जातिवादी होगी। और संभाजी भिड़े जैसे लोगों ने एक एंटी रिजर्वेशन ड्राइव की है कि भाई तुम शेर के पुत्र हो, स्वयं छावा हो, शिवाजी तुम्हारे आदर्श है, वो क्या रिजर्वेशन लेके आए थे? और ये एग्जाम्पल मोदी क्या रिजर्वेशन से आए हैं? नहीं, उन्होंने काम किया, ये भारत भूमि है, यहाँ चंद्रगुप्त जो एक भील जैसी आदिवासी जैसी जिंदगी जी रहा था, उसको सम्राट बनने का मौका मिला और वो उसके शौर्य से, उसकी बल से मिला है, उसके आत्मबल का परिवार है, इसका जाति से कोई रिश्ता नहीं है। वो ओबीसी था इसलिए उसको राजा बनाया? जी नहीं, मोदी जी को आप पसंद करते हैं क्योंकि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। कौन सी जाति से इसलिए आप पसंद नहीं करते, और आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा और वो मानेंगे भी नहीं कि वो अदर बैकवर्ड क्लास से हैं। सो ये चीज एस्टेब्लिश करना, उन्होंने इसके लिए तपस्या की है। पूरा मतलब पूरा डीप स्टेट मोदी जी के लिए के पीछे 2002 से लगा हुआ है। अभी भी उनकी हत्या की साजिशें चल रही हैं और वो अपनी खड़े हैं अपने बैकबोन पे। सो दैट इज द थिंग, ये एग्जाम्पल सेट किया है। मोदी आज एक महान नेता इसलिए है कि उन्होंने ही लिव्ड बाय एग्जाम्पल। अब माए, मेरी जैसी माए अपने बच्चों को आसपास जिससे बात करती हैं, कहते हैं मोदी जैसा बनो। अब बहुत साल बाद भारत में एक ऐसा राजा आया है जिसको हम सचमुच कह सकते हैं कि हाँ, वो नेतृत्व की क्षमता ले सकता है, ही इज लिविंग बाय एग्जाम्पल। और उसको दिखा करके हम अपने बच्चों को कह सकते हैं, भैया पूरी दुनिया तेरे पीछे पड़ जाए तो भी मोदी बन, अपने पे भरोसा रख और एक दिन सफलता मिलेगी। मंजरी जी, मैं दोबारा से डिसएग्री करता हूं आपके साथ कि भारत में एक नया राजा आया है। राजा राम ही थे यहाँ पर और उनका ध्वज 25 तारीख को लहराया जाएगा। यानी कि आप स्थापना कर रहे हैं कि जब राजा अपने महल में परमानेंटली आ जाता है तो ध्वज लगाया जाता है 25 तारीख को। राम ही थे इस देश के राजा और वही राजा राम दोबारा से आ चुके हैं। मोदी जी राजा नहीं बन सकते, हाँ राजा के असिस्टेंट बन सकते हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। एनीवेज, अभी जो ये मोदी जी ने नई पॉलिसी के बारे में बताया है, कॉलोनियल सिस्टम के सारे रूट्स को खत्म करना है, तो उसके रूट्स में सबसे ज्यादा तो गांधी फैमिली है। मुझे लगता है उनके रूट्स की भी उन्होंने बता दिया है। कॉलोनियल सिस्टम के ये रूट्स हैं, इनको भी अब खत्म करने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। चलिए, आज लंबी चर्चा हो गई इसके ऊपर कि मोदी जी का भाषण तो था 5 मिनट का, हमने 30 मिनट लगा दिए उसके ऊपर, उसका विश्लेषण करने के लिए। तो अगले टॉपिक पे कुछ और सही, क्योंकि मोदी जी का टॉपिक हो और आप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।